नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। कल जो अपने लास्ट क्लास के अंदर एग्जाम्पल कर रहे थे वो अपना एग्जाम्पल था 4 और इसके अंदर आपको कुछ बातें सिद्ध करनी थी जिसके अंदर अपने आदर्श गैस के लिए सिद्ध कर चुके हैं और आज अपने इसे सिद्ध करने वाले हैं वास्तविक गैसों के लिए। एग्जाम्पल 4 इसका सेकेंड पार्ट अपने आज पढ़ रहे हैं और इसके अंदर आपको सिद्ध करना था कि Cp माइनस Cv इक्वल क्या होता है, T डेल P अपॉन T डेल P अपॉन डेल T V कॉन्स्टेंट और डेल V अपॉन T P कॉन्स्टेंट, डेल V अपॉन डेल T और P कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये आपको क्या करना था, इसके अंदर सिद्ध करना था। ये आपको दिया हुआ था, आपको सिद्ध जो करना था वो करना था Cp माइनस Cv इक्वल R आदर्श गैस के लिए। ये तो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और दूसरा आपको सिद्ध करना था Cp माइनस Cv इक्वल R1 प्लस 2a अपॉन VRT। आपको जो सिद्ध करना है आज वो करना है Cp माइनस Cv इक्वल R1 प्लस 2a अपॉन VRT, 2a अपॉन VRT। ये आज आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये जो सेकंड पार्ट मैंने लिखा हुआ है, ये लास्ट लाइन आपको यहाँ क्या करनी है, सिद्ध करनी है। 2a अपॉन VRT 1 प्लस जो है वो एक्स्ट्रा आएगा जो आपने आदर्श गैस के लिए सिद्ध किया उससे। तो देखिए आप किस प्रकार से इसे हल करेंगे। डेल P अपॉन डेल T V और एक आपके यहाँ से का अवकलन आता है डेल V अपॉन डेल T और P के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देखिए अपने लिखते हैं वास्तविक गैस के लिए, इसको हल करते हैं। और आप लोग जानते हो वास्तविक गैस के लिए यहाँ एक दो बातें मैं आपको बता दूं कि अपने जो न्यूमेरिकल ये सोल्व कर रहे हैं ये वो नहीं है जो इम्पोर्टेंट है, ये केवल वो न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूँ जो थ्योरेटिकल रूप में आपके दिए गए हैं। जो संख्यात्मक दिए गए न्यूमेरिकल उन्हें आप लोग खुद सोल्व करोगे। जो थ्योरी के रूप में न्यूमेरिकल दिए गए हैं जिनका डेरिवेशन होता है, कैलकुलेशन नहीं होती, वो न्यूमेरिकल अपने सोल्व कर रहे हैं। तो वास्तविक गैस के लिए देखिए अपने क्या होता है आदर्श गैस की अवस्था, ये वास्तविक गैस की अवस्था समीकरण तो ये होती है P प्लस a बटा वी स्क्वेयर V माइनस बी इक्वल R T। इसे लिख सकते हो P प्लस a बटा वी स्क्वेयर इक्वल RT अपॉन V माइनस का B। ये आपके पास में समीकरण है। जैसे मैं समीकरण नंबर 1 इसे लगा देता हूँ। तो सबसे पहला काम तो आपको ये वाला करना है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है डेल P अपॉन डेल T और V को क्या रखना है, कांस्टेंट। सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात करना है इस समीकरण 1 से। तो इसे कैसे ज्ञात करोगे, देखिए इसे ज्ञात करने के लिए आपको इस समीकरण का T के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना पड़ेगा और V को क्या रखना है, कांस्टेंट। ये एक तरीके का अवकलन है, ठीक है, आंशिक अवकलन न होकर के ये एक तरीके का क्या होता है, अवकलन होता है। बस आपको ये जो यहाँ दिया गया इसे क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। ठीक है, यानी आपको अवकलन ही करना है, आंशिक अवकलन की तरह अवकलन करना है। यानी जहाँ भी V आता है V वाली टर्म को आपको बिल्कुल उस प्रकार से रखना है जिस प्रकार से आप लोग आंशिक अवकलन में रखते हो। उसके अलावा जो सारी टर्म है उनको अवकलन की तरह काम में लेना है। तो बाकी सारी टर्म को तो अवकलन की तरह काम में लोगे और जहाँ भी V आ जाएगा उसके साथ में आप आंशिक अवकलन वाले कॉन्स्टेंट की तरह व्यवहार करोगे। तो अपने P का करें तो P का किसके सापेक्ष कर रहे हैं, T के कर रहे हैं, तो ये सीधा क्या बन जाता है, डेल P अपॉन डेल T। V क्या है, कॉन्स्टेंट। ये दोनों क्या है, V है, A V का ही मान होता है, V पर ही डिपेंड करता है और ये सीधा सीधा V है। तो ये 0 बराबर R अपॉन V माइनस B। ये तो क्या है, कॉन्स्टेंट है। T का कितना हो जाता है, T का हो जाता है 1। तो पहला जो इसका पार्ट है इसके अंदर अपने ये मान आ जाता है डेल P अपॉन डेल T V इक्वल R अपॉन V माइनस का B। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे कि अपने पास में डेल P अपॉन डेल T जो है इसका मान कितना प्राप्त हो गया, इसका मान प्राप्त हो गया R अपॉन V माइनस का B। ठीक है, अपने अब इसका दूसरा पार्ट सोल्व करना है जिसके अंदर आपको किसका मान ज्ञात करना है, आपको मान ज्ञात करना है डेल V अपॉन डेल T का और P को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। यहाँ से अगर आप P को कांस्टेंट रखो तो 0 बनता है। अब आपको करना है किसका, आपको अवकलन करना है a अपॉन वी स्क्वायर का। तो a तो क्या है,
कांस्टेंट है। आपको इसकी बात कर रहे हैं अपने इस टर्म की, तो यहाँ t के सापेक्ष करना है, p को क्या रखना है कांस्टेंट, तो इसका आ जाता है 0। p को कांस्टेंट रखना था, v को तो नहीं रखना, तो v का यहाँ क्या होगा अवकलन होगा किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो 1/v² का कितना होगा, ये होता है 2a/v की पावर 3, कितना होगा माइनस का 2a/v³ और v का हो जाएगा फिर से, तो ये बनेगा ∂v/∂t और p क्या है कांस्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पास में दिया गया है RT/v-b, t का यहाँ पर लगेगा u.v जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपने, और u.v के हिसाब से अपने क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे। तो u.v अगर अपने लगाएं तो एक तो आप इसे रखो और एक आप लोग t को रखो। तो सबसे पहले t का कर देते हैं, t का कितना होगा 1, तो ये कितना बच जाएगा पीछे R/v-b बच जाएगा, प्लस अब आपको किसका करना है, अब आपको RT जो है ये तो क्या रहेगा आपके पास में नियतांक के रूप में रहेगा, आपको करना है v-b का, v-b का कितना होगा, ये होगा v-b² साथ में यहाँ क्या आ जाता है माइनस आ जाता है, और ∂v/∂t जो है ये क्या आता है कांस्टेंट आता है, और ये ∂v/∂t आ जाता है, और p यहाँ क्या आ जाता है कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास में बनता है 0 - 2a/v³ ∂v/∂t p कांस्टेंट है, और बराबर में R/v-b और माइनस का RT/v-b² और ∂v/∂t और p जो है वो क्या है यहाँ पर नियतांक है। आगे बढ़ते हैं अपने, और ये जो टर्म है इसे इस साइड ले आते हैं, तो ये देखिए क्या बनता है, ये बनता है RT, इस टर्म को इस साइड लेकर के आ रहे हैं, तो RT/v-b इसकी होल स्क्वायर ∂v/∂t p जो है वो कांस्टेंट है, साथ में ये टर्म 2a/v की पावर 3 और ∂v/∂t और साथ में p किसके बराबर आएगा, ये आएगा R/v-b के, ठीक है। ये जो टर्म है इसे उठा करके अपने इस साइड ले आए। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से आप लोग एक तो चलो एक लाइन और लिख दूँ एक्स्ट्रा, पहले तो आप लोग यहाँ से कॉमन लीजिए किसे, ∂v/∂t को, ये बनता है आपके पास में कुछ ऐसा ∂v/∂t p और R/v-b। आगे बढ़ते हैं अपने, और क्या करते हैं अपने कॉमन लेते हैं यहाँ से किसे RT/v-b, कॉमन किसे लिया RT/v-b। तो अगर ये कॉमन आता है इसके होल स्क्वायर है साथ में, तो ये बनता है 1 - 2a/v³ तो आएगा, ये ऊपर चला जाएगा v-b की होल स्क्वायर और अपॉन में आ जाता है RT, ये टर्म कॉमन आती है, और आगे बचता है ∂v/∂t p और बराबर आता है R/v-b, ठीक है, v-b। ऐसी टर्म यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। यानी आपके पास में 1 - 2a/RT/v³ और v-b की होल स्क्वायर, ऐसी टर्म जो है वो यहाँ पर बच जाती है। आगे देखिए आपको क्या करना है, आगे आपको एक तो ये r, इस r को करेगा कैंसिल, दूसरा ये इसे करेगा निरस्त, जिससे आपके पास में मान देखिए क्या बनेगा, आपके पास में यहाँ से लिखना शुरू कर दूँ, आपके पास में बनेगा ∂v/∂t p क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, और आगे चला गया ये टर्म ऊपर चली जाएगी v-b और अपॉन में ये टर्म अपॉन में आ जाएगी t, और ये पूरी की पूरी टर्म कहाँ चली जाएगी, इसके भाग में चली जाएगी, और इसे ऊपर लेकर के जाऊँगा, इसे लिख दूँगा 1 - 2a/v-b इसकी होल स्क्वायर अपॉन v³ और इसकी पावर -a। ये आपके पास में क्या आ जाता है ∂v/∂t p कांस्टेंट रखते हुए इसका आंशिक अवकलन आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा आंशिक अवकलन आप लोग पहले भी कर चुके हो, कुछ एक इसकी तरह आपने कहा किया, जो आपने अणुगति सिद्धांत में आपने जो जूल थॉम्सन गुणांक पढ़ा है, और उसे जब आपने वास्तविक गैसों के लिए सोल्व किया है तो कुछ इसके जैसा इस टाइप का डेरिवेशन जो है वहाँ पर आया था। ये सारे मान आपको क्या करने अब इस समीकरण के अंदर रख देने हैं। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा
Cp माइनस Cv इक्वल, एक तो T दिया हुआ है, T के साथ में ये टर्म, यानी इसके साथ में आएगा R अपॉन V माइनस का B। क्या आ गया? R अपॉन V माइनस का B। और यहाँ देखिए क्या आएगा, यह आएगा V माइनस का B अपॉन T, और ये आया 1 माइनस 2a V माइनस B इसकी होल स्क्वायर अपॉन V क्यूब R T, और इसकी पावर माइनस एक अभी ये माइनस का 1, ऐसा लिख सकते हैं अपने। तो देखिए T से T कैंसिल, V माइनस B से V माइनस B कैंसिल, और आपके पास बचता है Cp माइनस Cv इक्वल R, और ये आता है 1 माइनस 2a V माइनस B की होल स्क्वायर और V क्यूब R T, और इसकी पावर माइनस 1। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, आपको पता है कि V जो है इसका मान B की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब अपने आयतन संशोधन करते हैं उसमें अपने ये टर्म आती है V माइनस B, और आप ये अच्छे तरीके से जानते हो कि ये V जो है ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये B जो है इसकी तुलना में क्या है, नगण्य। अगर इसे नगण्य मानते हो तो Cp माइनस Cv इक्वल बनता है R 1 माइनस 2a, इसे नगण्य मान लिया तो ऊपर बचा V स्क्वायर, और यहाँ कितना है V क्यूब, ये कट जाएगा, क्या बनेगा V R T इसकी पावर माइनस 1। जो सिद्ध करना है उसके जैसा बन गया। अब आप लोग यहाँ पर द्विपद प्रमेय लागू कर दोगे, और क्या बनेगा Cp माइनस Cv इक्वल R 1 प्लस 2a अपॉन V R T, 1 प्लस 2a अपॉन V R T, ये आपको यहाँ क्या करना था, सिद्ध करना था। यानी Cp माइनस Cv इक्वल R 1 प्लस 2a अपॉन V R T, ये मान हमें क्या करना था, यहाँ सिद्ध करना था। तो ये बन गया Cp माइनस Cv इक्वल R 1, देखिए R 1 प्लस 2a अपॉन V R T, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, एग्जाम्पल 4 अपना ये, और अपने आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 5 की बात करते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल 5 अपने को क्या दिया हुआ है। देखिए एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसमें आपको ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए डेल क्यू अपॉन डेल पी, मतलब क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगर आपके पास में बुक नहीं है तो क्वेश्चन लिख लिया करो। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए डेल क्यू अपॉन डेल पी, टी नहीं है यहाँ पी है, डेल क्यू अपॉन डेल पी, टी कॉन्स्टेंट है, डेल क्यू अपॉन डेल पी टी कॉन्स्टेंट है, और किसके बराबर है ये, माइनस का टी वी एल्फा, माइनस का टी वी एल्फा, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, डेल क्यू अपॉन डेल पी और टी कॉन्स्टेंट किसके बराबर, माइनस के टी वी एल्फा के, एल्फा यहाँ पर आयतन प्रसार गुणांक है, आयतन प्रसार गुणांक है एल्फा, और इससे आपको क्या करना है, पदार्थ पर दाब के प्रभाव को भी समझाना है। आपको व्याख्या करनी है कि पदार्थ जो है उस पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है। यहाँ एल्फा क्या है, आयतन प्रसार गुणांक है। ठीक है, देखिए एल्फा आप लोगों ने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा, रेखीय प्रसार गुणांक, ताप रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, ये सारी बातें आप लोग पहले पढ़ चुके हो। अल्फा बीटा गामा इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। अब किसी से भी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आयतन प्रसार गुणांक को गामा वगैरह या बीटा वगैरह लिखने की बजाय किससे लिखा गया है, अल्फा से लिखा गया है, क्योंकि बाकी टर्म तो आपकी आ ही नहीं रही है, सिर्फ अल्फा आ रहा है, आयतन प्रसार गुणांक आ रहा है, इसलिए इसे क्या कर दिया गया, अल्फा से लिख दिया गया। यहाँ आपको ये क्या करना है, सिद्ध करना है। इसे अपने सिद्ध करेंगे ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से। यहाँ कौन सा नियम लागू करेंगे, अपने ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम लागू करेंगे। अगर ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम अपने यहाँ लागू करते हैं तो देखिए क्या बनता है, ये बनता है द्वितीय नहीं, चौथे नियम से अपने सिद्ध करेंगे। बुक में जो लिख रखा है वो गलत लिख रखा है, चौथा नियम आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, ऊष्मागतिकी की चौथी समीकरण को काम में लेना पड़ेगा। तो चौथी समीकरण को आप लोग जब लिखते हो तो किस प्रकार से लिखते हो,
कुछ इस तरीके से आप क्या करते हो, जो चौथी समीकरण है उसे लिखते हो। ऊपर जो आएगा इसके क्या आएगा, डेल वी आएगा। ठीक है, ये दूसरी आपकी समीकरण है, ये चौथी समीकरण है, क्योंकि पहली और चौथी समीकरण सिर्फ किसके रूप में आती है, माइनस के रूप में आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था एस टी, तो यहाँ टी बिल्कुल सही है। फिर आता है वी पी और पी, तो ये कौन सी समीकरण है, चौथी समीकरण है। पी को इस साइड लिख दो, टी को इस साइड लिख दो, लिख दिया। टी के साथ में कौन आएगा, एस आएगा, यांत्रिक चर किस गए, यांत्रिक चर उसमें चर किस गए, उसमें चर, तो यांत्रिक ये उसमें चर है, इसे कांस्टेंट रखा है, तो दूसरा उसमें सर आपके पास में क्या बचता है, एस बचता है, क्योंकि टी तो यहाँ लिख ही नहीं सकते। टी अगर कांस्टेंट हो गया तो पी के सापेक्ष करते ही 0, यहाँ पी नहीं आएगा, क्या आएगा, वी आएगा, क्योंकि यांत्रिक चर है, यांत्रिक चर के साथ में यांत्रिक चर, अगर यहाँ पी लिख दोगे तो पी कांस्टेंट है, पी के सापेक्ष कर रहे हो, मान के आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके जैसा आपको यहाँ बनाना है, तो इसके जैसा कैसे बन सकता है ये, अगर आप लोग यहाँ दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो, टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए क्या बनेगा, टी डेल एस बटा डेल पी, टी माइनस का टी डेल वी बटा डेल टी और पी, इसे एक साथ लिखो तो ये देखिए ये तो आपका बन गया डेल क्यू अपॉन डेल पी, और साथ में क्या है टी माइनस का टी और डेल वी अपॉन डेल टी और पी। यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है अल्फ़ा, क्या लिखा गया है, अल्फ़ा लिखा गया है। तो इस समीकरण को साथ में ये भी देख सकते हो, ऊपर और नीचे v से मल्टीप्लाई किया गया, इसे मैं ऊपर और नीचे v से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये बनता है डेल क्यू अपॉन डेल पी टी माइनस का टी वी, और ये बनता है डेल वी अपॉन वी और डेल टी और पी। ठीक है, डेल क्यू अपॉन डेल पी टी बराबर माइनस का टी वी, इसे लिख सकते हो आप लोग डेल वी है ये, डेल वी अपॉन वी और डेल टी और पी, इसे लिखा जाता है अल्फ़ा से। तो ये बनता है, आगे लिख देता हूँ, ये बनता है डेल क्यू अपॉन डेल पी और टी इक्वल माइनस का टी वी अल्फ़ा, क्या बन गया, माइनस का टी वी अल्फ़ा। यही आपको यहाँ पर क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, ये जो टर्म लिखी गई है इसी को आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आयतन प्रसार गुणांक की परिभाषा से इसे अल्फ़ा लिख दिया गया है, अपने अल्फ़ा लिख दिया आयतन प्रसार गुणांक की परिभाषा से, ये यहाँ क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ठीक है, ये सिद्ध करना था अपने को। एक आगे लिखा गया है, अगर क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे तो क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि इससे पदार्थों पर दाब के प्रभाव की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो व्याख्या के अंदर देखिए, अगर अपने ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से आयतन जो है उसका क्या, आयतन जो है उसमें क्या होता है, प्रसार होता है। अगर आप क्या करते हो, ताप बढ़ाते हो तो ताप बढ़ाने पर आयतन का प्रसार होगा, यानी आयतन बढ़ेगा। और अगर आयतन बढ़ेगा तो देखिए अपनी जो सामान्य परिस्थिति है इसके अंदर ये तीनों मान जो है ये क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। ये तीनों मान पॉजिटिव आने का मतलब हो गया डेल क्यू अपॉन डेल पी जो है इसका मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव आते तब ये पॉजिटिव बनता। अब तीनों ही क्या है, पॉजिटिव है, ताप बढ़ा दिया, आयतन बढ़ गया, तो इस कंडीशन में ये मान पॉजिटिव आएंगे, ये पॉजिटिव आएंगे, तो डेल क्यू अपॉन डेल पी जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर शीतलन उत्पन्न होगा। यानी ये जो कंडीशन आपको दी गई है इस कंडीशन के अंदर क्या उत्पन्न होगा, इस कंडीशन के अंदर शीतलन जो है कम होगा। यानी दाब वृद्धि करने से उष्मा क्या होगी, कम होगी। अपने दाब बढ़ा रहे हैं उससे उष्मा क्या होगी, कम होगी, जिससे शीतलन जो है वो उत्पन्न होगा। इसी तरीके से अगर अपने अल्फ़ा का मान अगर क्या हो, ऋणात्मक हो, अगर अल्फ़ा का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, तो उस कंडीशन में अपने क्या होगा, अल्फ़ा का मान ऋणात्मक होने की कंडीशन में दूसरा केस दिया गया है, यदि अल्फ़ा क्या हो, यदि अल्फ़ा नेगेटिव हो, तो अल्फ़ा नेगेटिव होने की कंडीशन में डेल क्यू अपॉन डेल पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और उस कंडीशन में अगर दाब बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा, दाब बढ़ाने पर तापन प्रभाव जो है वो उत्पन्न होगा। इस कंडीशन में शीतलन की बजाय क्या उत्पन्न होगा, तापन उत्पन्न होगा। तो ये अपना एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 5। अपने आगे बढ़ते हैं, छठा एग्जाम्पल और सोल्व कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, देखिए एग्जाम्पल 6 में आपको क्या दिया गया है, एग्जाम्पल 6 में आपको फिर से सिद्ध करना ही दिया गया है कि सिद्ध कीजिए
दो अलग अलग पार्ट में दिए गए हैं। इसका पहला पार्ट आज सिद्ध कर लेते हैं और दूसरा पार्ट जो है वो अपने इसका कल सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, आपको दिया क्या गया है फर्स्ट पार्ट में, आपको बोला गया है कि डेल टी अपॉन डेल पी, डेल टी अपॉन डेल पी किसके बराबर दिया गया है, ये दिया गया है टी वी एल्फा अपॉन सी वी, टी वी एल्फा अपॉन सी पी, टी वी एल्फा अपॉन सी पी, और एस को क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया। ये फर्स्ट है और ये क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। ये जो मान दिया गया है ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी आपको सिद्ध करना है डेल टी अपॉन डेल पी एस कांस्टेंट है किसके बराबर, टी वी एल्फा अपॉन सी पी के बराबर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेल टी अपॉन डेल पी जिस भी ऊष्मागति की समीकरण में आता है वो समीकरण देख लीजिए, और ये समीकरण आपके पास में बनती है डेल टी अपॉन डेल पी एस, और कोई भी ऊष्मागतिक समीकरण उसमें ये तो आगे पीछे होते ही हैं। यहाँ क्या आ जाता है, P आ जाता है। P के साथ में कौन नहीं आ सकता, तो P अपने उसमें ये यांत्रिक चर है, तो इसके साथ में कौन नहीं आ सकता, इसके साथ में P नहीं आएगा और V आएगा, तो ये बनेगा डेल टी अपॉन डेल पी एस, और किसके बराबर, डेल वी अपॉन डेल एस और P के साथ में। अब अपने क्या करते हैं, समीकरण को ऊपर और नीचे T से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर और नीचे T से मल्टीप्लाई करने पर देखिए आपके पास में क्या बनेगा, ये जो समीकरण है इसे मैं ऊपर और नीचे T से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नीचे वाले को इसके साथ में भी इसी लाइन में लिख देता हूँ, तो ये बनेगा डेल टी अपॉन डेल पी एस, और T बाहर लिखा गया है, ये बनता है डेल वी अपॉन डेल क्यू, और क्या है P अपने यहाँ पर कांस्टेंट है। इसमें डेल टी नहीं आ रहा है तो श्रृंखलन का गुण काम में लेते हैं और डेल टी को ले आते हैं, क्योंकि इतना तो अपना सिद्ध हो चुका है, ये पार्ट सिद्ध हो चुका है, T इसके साथ में आ रहा है। अब देखिए आगे क्या करना है, आपको बस इतनी जो टर्म है इस टर्म को यहाँ पर बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल टी को लेकर के आना पड़ेगा, तभी तो अल्फा आएगा, नहीं अल्फा नहीं आ सकता। वी को लेकर के आना पड़ेगा तभी अल्फा आएगा। देखिए अपने क्या करेंगे, अपने लिखेंगे डेल टी अपॉन डेल पी एस इक्वल टी, और ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे टी से, यानी श्रृंखलन का गुण जो है इसे अपने क्या करते हैं, काम में लेते हैं। इस जगह अपने कौन सा गुण काम में ले लिया, श्रृंखलन का गुण जो है वो काम में ले लिया, इसे लिख दिया टी डेल वी डेल टी, और पी इसे भी लिख दिया डेल टी डेल क्यू और पी। इसे आप ये भी तो लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, डेल टी अपॉन डेल पी और एस किसके बराबर है, ये टी डेल वी अपॉन डेल टी और पी। ये जो टर्म लिखी गई है ये टर्म, इसे नीचे की ओर ले जाए, अगर मैं इसे नीचे ले जाता हूँ तो ये बनता है डेल क्यू अपॉन डेल टी और पी। क्या बनता है, डेल क्यू अपॉन डेल टी और पी बनता है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो डेल टी अपॉन डेल पी, और ये क्या बना, एस किसके बराबर, टी और डेल वी अपॉन डेल टी पी, और ये किसके बराबर आता है, सी पी के बराबर आता है। तो इतना आपने इसमें सिद्ध कर दिया, ये जो पार्ट इसमें दिया गया है। अब बचता है वी और अल्फा, तो इसे ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, वी से कर दोगे। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा डेल टी अपॉन डेल पी एस टी, और डेल वी डेल टी, वी से यहाँ कर दिया, वी से यहाँ कर दिया, तो ये बना कुछ ऐसा, वी से यहाँ मल्टीप्लाई किया है और वी से इसे किया है। ये किसका सूत्र बन गया, अल्फा का सूत्र बन गया। ये बना डेल टी अपॉन डेल पी एस किसके बराबर, टी वी अल्फा अपॉन सी पी के बराबर। ये अपने को क्या करना था, यहाँ सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था आपको, टी वी अल्फा अपॉन सी पी, टी वी अल्फा अपॉन सी पी, ये हम लोगों को यहाँ करना था सिद्ध। ठीक है, जितना टाइम बचा है उसमें बचा हुआ पार्ट भी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अपने देखिए अगर वो नहीं भी हो पाता है तो आप लोग कर लेना उसे, बिल्कुल जैसा इसे सिद्ध किया है उसी प्रकार से उसे भी आपको सिद्ध करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है दूसरे पार्ट में दिया गया है डेल टी अपॉन डेल वी। दूसरे पार्ट में दिया गया है डेल टी अपॉन डेल वी, और अब की बार जो कांस्टेंट रखा गया है वो एस को रखा गया है, डेल टी अपॉन डेल वी एस को कांस्टेंट रखा गया है। और आपको सिद्ध करना है माइनस का टी पी बीटा, माइनस का टी पी बीटा अपॉन सी वी, अपॉन सी
वी अपॉन क्या है, सी वी है। यहाँ पर बीटा जो है वो क्या है, दाब प्रसार गुणांक है। बीटा को दाब प्रसार गुणांक मानना है और अल्फा अपने आयतन प्रसार गुणांक था जो अपने पहले आ ही चुका है। बीटा यहाँ क्या है, बीटा दाब प्रसार गुणांक है, बीटा दाब प्रसार गुणांक है। जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके हो अल्फा बीटा गामा, उसी तरीके से दाब प्रसार गुणांक बीटा है, अल्फा आयतन प्रसार गुणांक है और ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आपको सिद्ध करना है माइनस का टी पी बीटा अपॉन क्या, सी वी। इसके लिए आप लोग क्या करोगे, मैक्सवेल के समीकरण काम में लोगे। कौन सी समीकरण लगेगी यहाँ पर, यहाँ लगेगी मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण लगेगी। ये आएगा डेल टी अपॉन डेल वी और एस किसके बराबर, माइनस के। तो यहाँ आएगा एस और यहाँ आएगा वी और यहाँ क्या आ जाएगा, पी। तो ये बना डेल पी अपॉन डेल एस और वी, ठीक है, सिर्फ वी आएगा, डेल पी अपॉन डेल एस और वी। अब आपको क्या करना है, आगे वाली टर्म को ऊपर नीचे टी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपने पीछे वाला सोल्व किया था उसी प्रकार से ये बनेगा। तो डेल टी अपॉन डेल वी एस और क्या करना है, ऊपर और नीचे इसे टी से मल्टीप्लाई, तो टी डेल एस और वी, ये बना माइनस का टी डेल पी डेल क्यू और वी, ठीक है। इतना बनने के बाद में आपको क्या करना है, इसे ऊपर और नीचे श्रृंखलन का गुण लगा देना है, डेल टी ले आना है, ये बना। इसे क्या लिख सकते हो, माइनस का टी डेल पी डेल टी वी। देखिए अपने कंप्लीट अगर एग्जाम्पल करेंगे तो 20-25 एग्जाम्पल है इसके, 20 एग्जाम्पल दिए गए हैं शायद। तो इतने एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पता है रोज़ाना 2 ही हो रहे हैं, तो अपने 15-20 दिन और लग जाएंगे। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में ये टर्म आ जाएगी डेल क्यू अपॉन डेल टी और वी, ठीक है। ये जो टर्म है इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं सी वी। तो ये बनेगा डेल टी अपॉन डेल वी और एस किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का टी और डेल पी अपॉन डेल टी और वी अपॉन में ये क्या बन गया, सी वी बन गया। तो इतना पार्ट अपना सिद्ध हो गया है, माइनस का टी और सी वी। बचता कौन है, यहाँ बचता है सिर्फ पी और बीटा। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको पी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, पी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाला तो मैं लिख देता हूँ और नीचे वाले को इसके साथ लिख देता हूँ, ठीक है। आगे जो टर्म दी गई है वो क्या बनती है, दाब प्रसार गुणांक। ये टर्म क्या बनती है, दाब प्रसार गुणांक। ये बनता है डेल टी अपॉन डेल वी एस किसके बराबर, माइनस के टी पी, इसे लिखना है बीटा से और सी वी। ये क्या हो जाता है, यहाँ पर सिद्ध हो जाता है, माइनस का टी पी बीटा अपॉन सी वी। तो आज अपने जो भी एग्जाम्पल किए हैं वो बिल्कुल आसान से एग्जाम्पल थे, नॉर्मल से। कुछ एक बातें आपको बस इसके अंदर ध्यान रखनी थी। एक तो आपको ये अल्फ़ा और बीटा जो भी दिए आपको क्वेश्चन के अंदर देख लेना है कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो क्या है, ठीक है। ये आयतन प्रसार गुणांक है या दाब प्रसार गुणांक का फॉर्मूला इनका याद रखना। अगर यहाँ पर डेल पी अपॉन पी लिखा गया और डी टी डेल टी लिखा गया, वी कॉन्स्टेंट रखा गया, तो ये दाब प्रसार गुणांक है। अगर डेल वी अपॉन वी और डेल टी लिखा जाता और पी को कॉन्स्टेंट रखा जाता तब ये क्या होता, तब ये होता आपका यहाँ पर आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, अगर आपकी याद हो तो आप लोगों ने जो फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ी है, फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर आपने जो प्रत्यास्थता वाला चैप्टर पढ़ा है, प्रत्यास्थता वाले चैप्टर के अंदर आप लोगों ने ये दोनों टर्म पढ़ी है, आयतन प्रसार गुणांक और दाब प्रसार गुणांक। जहाँ आप लोग विकृति वगैरह पढ़ रहे थे उस जगह आप लोगों ने आयतन प्रसार गुणांक और दाब प्रसार गुणांक दोनों को पढ़ा है, ठीक है। ये वही टर्म है जो यहाँ पर काम में ली गई। इसके जैसे टॉपिक आप लोगों ने 11वीं क्लास की भी बुक में पढ़ा था, जहाँ आपने रेखीय प्रसार गुणांक वगैरह की बात की थी, आयतन प्रसार गुणांक वगैरह की भी बात की थी, ठीक है। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इसे कहाँ से याद रखो, पर अगर बिल्कुल सही टर्म आपको याद रखनी है, ऑथेंटिक टर्म, तो ये टर्म आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की जो बुक है, जो आपने तरल वगैरह पढ़ी है, प्रत्यास्थता वगैरह पढ़ी है और गणितीय रूप जो पढ़ा था, गणितीय कैलकुलेशन जो पढ़ी थी, उसके अंदर जो प्रत्यास्थता वाला पार्ट है वहाँ आप लोगों ने दाब प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक इन दोनों को देखा था, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट रहती है मैक्सवेल की समीकरणें। तो अगर आपको ये यूनिट सोल्व करनी है तो सबसे पहले आपको आनी चाहिए मैक्सवेल की समीकरणें। मैक्सवेल की समीकरणें याद करो अच्छे से, कौन कहाँ पर कॉन्स्टेंट है, उसके बाद आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। बचे हुए न्यूमेरिकल अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।